So सिंगल शुगर मतलब अगर नाम से देखा जाए तो सिंगल शुगर, ओके, काफी हद तक तो सही है ना। तो इसको अपन और अच्छे टर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो क्या है, कैसे ऑब्टेन होते हैं, राइट। तो लिखो मोनोसेकेराइड्स में द carbohydrates which cannot be hydrolyzed to या यूं लिखो the compounds which cannot be hydrolyzed तो मोनोसैकेराइड्स में लिखो the compounds which cannot be hydrolyzed to simpler molecular units but are optically active, the compounds which cannot be hydrolyzed to simpler molecular units but contain optically active polyhydroxyaldehyde or ketone contain optically active polyhydroxyaldehyde or ketone हाँ are called monosaccharides. हाँ सर ठीक है, यानी ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कीटोन जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता वो क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर। हाँ सर अब बात आती है इनका फर्दर क्लासिफिकेशन। तो एक मोनोसैकेराइड्स यूनिट में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके बेसिस पे हम इनको फर्दर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल टेट्रोस, ठीक है, टेट्रोस का मतलब उसमें कितने कार्बन हो गए, 4। चार पेंटोस, पेंटोस का मीनिंग हो गया क्या, 5 कार्बन। पाँच हेक्सोस 6 कार्बन एंड सो ऑन, ठीक है। तो these are the classification of monosaccharides depending upon number of carbon atom. अब एक नोट करके लिखना, इनको हम होमोपोलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं। होमो सब मोनोसैकेराइड्स भाई हाँ, होमोपोलीसैकेराइड्स। अच्छा एक मिनट ठीक है, हाँ अब कुछ एग्जांपल है। होमोपोलीसैकेराइड अच्छा, अब देखो उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके बेसिस पे हम इनको फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ओके अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उन्हें हम बोलते हैं एल्डोस, और अगर फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है तो उसमें हम बोलते हैं कीटोस, राइट, डिपेंडिंग अपॉन किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मैं बोलूं कि एल्डो टेट्रोस है, ठीक है। अब इससे आप क्या मीनिंग निकालोगे, एल्डो टेट्रोस से हमारा ये मीनिंग निकलेगा कि फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या है, एल्डिहाइड हाँ और 4 कार्बन और 4 कार्बन एटम है। वेरी गुड, फंक्शनल ग्रुप उसमें एल्डिहाइड है और सॉरी उसमें 4 कार्बन एटम है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने, तो एल्डो टेट्रोस का जो एग्जाम्पल है वो है इरिथ्रोस। आगे की क्लासेस में हम इनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया इरिथ्रोस या फिर थ्रियोस। आपको याद हो तो ऑप्टिकल आइसोमर जब हमने पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको 2 टर्म पढ़ाए थे, इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर, याद आ रहा है ना। तो इरिथ्रो एंड थ्रियोस जो है वो इसी के एग्जाम्पल है। अच्छा, अब जैसे कि अगर मैंने लिखा एल्डोपेंटोस तो क्या मीनिंग हुआ इसका,
और सर क्या फंक्शनल ग्रुप एल्डोल है और 5 कार्बन एल्डिहाइड। ओके, वेरी गुड। एग्जांपल हो गया इसका जाइलोस, राइबोस, ठीक है, एटसेट्रा। अब मैंने अगर लिखा कीटो हेक्सोस, मीनिंग क्या है इसका? कीटोन एंड 6 कार्बन। हाँ, कीटो फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन एटम है, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज। अगर ऐसे मैं लिखूं एल्डो हेक्सोस, इसका मीनिंग क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड, 6 कार्बन एटम। एग्जांपल बताओ भाई इसका, बहुत कॉमन एग्जांपल है। ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज और गैलेक्टोस, ये सब इसी के एग्जांपल है। तो 1 मिनट में ये सब लिख रहा हूँ। हाँ, लिख लो। हो गया नोट? तो 1 मिनट। हाँ सर, डन। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल सा नोट आपको याद रखना है, ऑल नेचुरली ऑकरिंग मोनोसेक्राइड्स, जितने भी नेचुरली ऑकरिंग मोनोसेक्राइड्स है ना, वो सारे के सारे डी सीरीज को बिलोंग करते हैं। ओके। सेक्राइड्स बिलोंग टू कैपिटल डी सीरीज। अब कैपिटल डी सीरीज का क्या मीनिंग है? आपको याद हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा था। ऑप्टिकल आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन हम दो तरीके से निकालते थे, एक था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आर और एस, दूसरा था एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आइसोमर। तो ये वो कैपिटल डी आइसोमर है, यानी जितने भी नेचुरली ऑकरिंग मोनोसैकेराइड्स यूनिट है ना, वो सारी की सारी किसको बिलोंग करती है? कैपिटल डी सीरीज। ठीक है, तो ये थे मोनोसैकेराइड्स, यानी मोनोसैकेराइड्स वो यूनिट है जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड आता है ओलिगोसैकेराइड्स। हाँ भाई, क्या होता है ओलिगोसैकेराइड्स? सही, इसके बारे में तो सुना भी नहीं है। कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर। ओके, तो लिखो ओलिगोसैकेराइड्स। हाँ, ओलिगो का मीनिंग क्या होता है? तो देखो, ये आपका ग्रीक वर्ड है, एक उससे लिया हुआ है। ओलिगोस यानी होता है फ्यू। तो क्या फ्यूम? हाँ, फ्यू, FEW। अच्छा। ठीक है, ओलिगोस का मीनिंग हो गया फ्यू, और आपका सैकेराइड्स तो आपको बताइए, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर वो 229 मोनोसैकेराइड्स यूनिट को प्रोड्यूस करे, दे आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। क्या लिखोगे आप? विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 229 मोनोसैकेराइड्स यूनिट। ठीक है, यानी जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 2 से 9 के बीच में क्या मिले? मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिले, दे आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, और ये जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट हमें मिल रही है, ये सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जरूर याद रखना है ना, कोई जरूरी नहीं है हमेशा वो सेम ही हो, वो डिफरेंट भी हो सकती है और वो सेम भी हो सकती है। तो 1 मिनट ये लिखता हूँ।
मोनोसैकेराइड ठीक है। अब देखो इसका, इससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब हमें 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिल रही है तो ओलिगोसैकेराइड्स को हम फर्दर कैसे क्लासिफाई करेंगे? सो ये डाइसैकेराइड्स, हाँ ट्राई ट्राई, टेट्रा, टेट्रा पेंटा हाँ अप टू अप टू क्या हेप्टा हाँ 9 को क्या नोना बोलोगे? नोना ना हाँ नोनासैकेराइड्स। नोना हाँ सैकेराइड सर। ठीक है। तो वो आपने उधर ऊपर ब्रैकेट में सेम और डिफरेंट क्यों लिखा है? सेम और डिफरेंट का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है, इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, एक मिनट, हाँ 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 तो देखो मैंने इसलिए लिखा है कि मान लो कोई मोनोसेकेराइड्स यूनिट है, उसका आपने जब हाइड्रोलिसिस किया हाँ तो हो सकता है कि हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिल जाए, तो क्या हो गया? डिफरेंट अच्छा हो गया। या हो सकता है कि हमें दोनों हाँ ही ग्लूकोज की यूनिट मिले तो सेम हो गया। तो ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हाँ हैं? हाँ का हाइड्रोलिसिस करने पर जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट होती है जो हमें मिलती है वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में सेम और डिफरेंट लिखा है। डिफरेंट भी क्लियर अभी? हाँ सर हाँ ठीक सर है। क्लियर अब जैसे कि डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स का अगर अपन एग्जांपल देखें तो वो है सुक्रोज। ठीक है, अपने डिटेल में सबसे ज्यादा जो है वो डाइसैकेराइड्स यूनिट ही है पूरे चैप्टर में, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। माल्टोज, हाँ लैक्टोज एटसेट्रा, ये सारी की सारी हमारी क्या है? डाइसैकेराइड्स यूनिट्स है। डाइसैकेराइड ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स का भी एग्जांपल है और टेट्रा का भी है, लेकिन अपन मेन पहले किस पे जाते हैं, फोकस करते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइ तो सबसे पहले अगर हम सुक्रोज की बात करें तो आपने पता है, पढ़ा ही है कि सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C12H22O11। H22O11 ठीक है, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस का मीनिंग मैंने आपको बता रखा है कि रिएक्शन विद वाटर होता है, हाँ तो हमें क्या मिलेगा? देखो एक मिलेगा C6H12O6 प्लस एक और यूनिट मिलेगी C6H12O6। अगर हम फॉर्मूला वाइज जाएं तो देखो फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन एक हमारा ग्लूकोज होता है और दूसरा हमारा फ्रक्टोज होता है। तो ये दोनों मतलब एक ऑप्टिकली डिफरेंट है ना? हाँ फंक्शनल आइसोमर भी है, अभी देख लेते हैं। हाँ भाई, एक हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज, और एक हमें मिलेगा फ्रक्टोज। तो इसको बोलते क्या थे, मतलब अगर ऑप्टिकली डिफरेंट है तो वो टर्म क्या? अच्छा, आप अभी जाओ मोनोसेक्राइड्स में, नोट्स मैंने अभी आपको लिखा है। तो मोनोसेक्राइड्स में जब आप देखोगे तो ग्लूकोज हमारा एल्डोज है, देखो हम्म, एल्डो हेक्सोस में लिखा होगा अपन ने। हाँ और फ्रक्टोज हमारा क्या है? कीटो हेक्सोस। हाँ तो कौन से आइसोमर हो गए ये एक दूसरे के? यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? हाँ कीटोन तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया ना, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट तो हो गया मतलब ये फंक्शनल एक ग्रुप दूसरे के आइसोमर। क्या बने? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बने। हाँ हाँ सर। और आपको याद है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था? हाँ हाँ ठीक है, तो तो टॉपिक था। केमिकल काइनेटिक्स में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर होता क्या था कि पहले वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता था, फिर हाइड्रोलिसिस करने पर उसका कॉन्फ़िगरेशन लेवियो रोटेटरी हो जाता था, हाँ याद है ना? लीवर हाँ है ना, हाँ तो वो हाँ मैं हाँ सर आपको इस चैप्टर में और दोबारा डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता था। ओके सर ओके, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। ये तो था हाँ ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्या आएगा? पॉलीसैकेराइड्स। हाँ तो अभी आप लोग मुझे बताओ पॉलीसैकेराइड्स की डेफिनेशन क्या होगी? सो विच हैज मल्टीपल ये एक मिनट
हाँ भाई, देखो ओलिगो क्या था, जिनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, सॉरी मोनो। ओलिगो क्या था, जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स यूनिट बने। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है, हाँ, जिनके हाइड्रोलिसिस जिनके से हाइड्रोलिसिस से ओलिगोसैकेराइड। नहीं, जिनके हाइड्रोलिसिस से 10 या 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स यूनिट बने। ओके। ठीक है, सो लिख लो विच ऑन हाइड्रोलिसिस हाँ, प्रोड्यूस मोर देन कितना, 10 हाँ 10 के 10 इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट। दे आर कॉल्ड हाँ पॉलीगोसैकेराइड। सर। तो इसके एग्जांपल्स हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, सर ग्लाइकोजन मसल्स में पाया जाता है। ओके गुड, पता है आपको, ये सब क्या बायोलॉजी है। 9th 10th में कहीं आपने पढ़ा होगा, ऐसा तो सेल्यूलोज हाँ, स्टार्च सब तो अपनी जमीन में ये ही पाया जाता है ना। जो भी, हाँ, तो ये सब जो पढ़ रहे हैं, मतलब ये सब जो कंपाउंड्स है, उन हाँ सब के फॉर्मूला भी पता रहना चाहिए ना। बिल्कुल, अभी तो स्ट्रक्चर भी पता मतलब, होना चाहिए हमें इन सब की। ये जो हम पढ़ रहे हैं हम इनकी को हाँ इनकी वही वही स्ट्रक्चर पे ही स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूला तो पता ही करना है और साथ में स्ट्रक्चर भी याद करना है। अच्छा। तो बढ़े आगे, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो ये तो थे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का हाँ सर। बेसिक क्लासिफिकेशन। हाँ अब यहाँ पे कुछ बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नेक्स्ट हेडिंग वाला, इनको अभी हम डिटेल में लेंगे एक एक को, का जो भी अपन ने अभी कार्बोहाइड्रेट्स में एग्जांपल लिए ना, उनको अब हम डिटेल में लेंगे। सबसे पहले हम बात हाँ कर लेते हैं शुगर। शुगर हमारी दो तरह की होती है, हाँ एक होती है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, हाँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या मीनिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग होगा और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग होगा, तो लिखो विच रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट, कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग एंड सर क्या कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट। विच रिड्यूस इधर फेलिंग को फेलिंग रिड्यूस और करे टॉलरेंस। या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करे, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। हाँ, ठीक है, तो नॉन रिड्यूसिंग क्या आ जाएगा, which do not reduce fillings or tolerance. ठीक है। एग्जाम्पल, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है, डाइसैकेराइड्स में आप सुक्रोज को छोड़ दें तो उसके अलावा जितनी भी बची हुई डाइसैकेराइड्स हैं और सारी की सारी मोनोसैकेराइड्स, ये सारी की सारी क्या होती है, आर रिड्यूसिंग शुगर। हाँ ठीक है, अगर आपको पता है कि सर, वो जो ये शुगर, reduce, हाँ रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि ये टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग
सॉल्यूशन में से किसी एक को क्या करेगी या दोनों को भी रिड्यूस कर सकती है। हाँ ठीक है, अब बात आती है कि तो नॉन एक मिनट ही लिखता हूँ। तो अब नॉन रिड्यूसिंग का जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा? सो रिड्यूसिंग का क्या था? ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, एक्सेप्ट सुक्रोज। हाँ सुक्रोज। ठीक है, तो ओके जितनी भी आपकी हाँ बची हुई चीजें हैं जैसे कि सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड्स, ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। हाँ हाँ यहाँ पे क्लियर? हाँ सर। ये तो था इनका बेसिक क्लासिफिकेशन किसमें? रिड्यूसिंग शुगर एंड, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर क्या हुआ जो कि क्या कर रहा है? विच रिड्यूस फेलिंग्स, नहीं तो टॉलरेंस रिएजेंट। हाँ, और दोनों को भी कर सकता है बट एटलीस्ट किसी एक को तो करना ही चाहिए। हाँ ठीक? सर। अब इसी के बेसिस पे ये था एक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है शुगर एंड नॉन शुगर। एंड नॉन शुगर, यानी हम क्या करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर। अच्छा, किसके बेसिस पे करेंगे ये? शुगर एंड नॉन शुगर। हाँ, जनरली तो कार्ब, क्या सर? जनरली जो कार्बोहाइड्रेट थे वो स्वीट होते हैं ना टेस्ट में, हाँ उसको शुगर बोलते हैं। तो टेस्ट के बेसिस पे हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट carbohydrates are classified as sugar and non-sugar. So on the basis of their क्या? On the basis of their taste, हाँ carbohydrates are classified as sugar and non-sugar. तो अब शुगर में कौन कौन से आएंगे? So एक मिनट ना, on the basis of their test carbohydrates Are are, classified as sugar and non-sugar. हाँ सर ओके। तो शुगर में आते हैं जो टेस्ट में स्वीट होते हैं, तो आपके जितने भी मोनोसैकेराइड्स एंड हाँ ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, वो सब शुगर के अंदर हाँ आते हैं। और जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा, वो आपके नॉन शुगर में आते हैं। अच्छा एक मिनट। सो शुगर्स का एग्जांपल है मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। हाँ, और नॉन शुगर, एक मिनट, तो एक मिनट। हाँ सर। उसका एग्जांपल है पॉली, हाँ सर। हो गया। हाँ सर। तो अब देखो, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स के डिटेल में जाने से पहले हमें दो कंपाउंड हैं जिनके बारे में डिटेल एनालिसिस पता होना जरूरी है। ठीक है, ओके। कौन कौन से हैं वो? एक है आपका ग्लूकोज और दूसरा आपका है फ्रक्टोज। तो हेडिंग डालो, फर्स्ट ग्लूकोज। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज का डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे। और एक बार ग्लूकोज हमें समझ में आ गया,
फिर हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे और फिर हम वापस से कार्बोहाइड्रेट्स और उनकी किस पे आएंगे, स्ट्रक्चर पे आएंगे। हाँ क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। ओके। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज ये अब हमें सभी को पता है। कौन सी यूनिट है? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता। और आपको पता है कि ग्लूकोज को अगर आप वाटर में डालते हो तो वो वाटर में जाके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में ब्रेक नहीं होता है, डिसॉल्व हो जाता है ना? हाँ क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ठीक है, लिख लो। फंक्शनल ग्रुप? ये एल्डिहाइड ना। एल्डिहाइड होता है, हम्म, लिख लो। क्या होता है ये? एल्डोज होता है या कीटोज होता है? एल्डोस होगा ना। ओके, एल्डो कौन सा? हेक्सोस, पेंटोस, कीटोस? हेक्सो हेक्सोस। हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस होता हम्म, है ना? ये तो बेसिक सी चीजें हो गई। अब सबसे पहले बात आती है कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ पर ग्लूकोज पाया जाता है। हाँ भाई, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो आपके जितने भी स्वीट फ्रूट हैं, ठीक है, जितने भी स्वीट फ्रूट्स हैं या आपकी हनी है ना, इन सब में आपका क्या पाया जाता है? राइप ग्रेप्स हैं। क्या होता है राइप ग्रेप्स? हेलो? हाँ, हाँ, इन सब में आपका क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। हम्म, नेक्स्ट है प्रिपरेशन। कैसे प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज को? सो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करना है क्या? कौन सा कार्बोहाइड्रेट का? सो सो एल्डिहाइड विद 6 कार्बन एटम्स। एल्डिहाइड विद तो 6 कार्बन एटम। सबसे इंपॉर्टेंट है ना केन शुगर की हाइड्रोलिसिस से क्या होती है? केन शुगर आती है, सुक्रोज। हाँ ठीक है, तो अभी अभी अपन ने देखा था कि C12H22O11 ये अपना सुक्रोज का फॉर्मूला है। इसका हाइड्रोलिसिस किया इन एसिडिक मीडियम। हाँ। अब एसिडिक मीडियम में हम क्या क्या ले सकते हैं? ठीक है, इधर आप HCl ले सकते हो या फिर H2SO4 ले सकते हो। हाँ। तो आपका C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज ऑक्टेन होता है। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन नंबर 1 कैन शुगर में के हाइड्रोलिसिस से। और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सेकंड है स्टार्च। स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से भी ऑक्टेन होता है। अब स्टार्च का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H10O5 होल एन। ओके। का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, अगेन वही, कौन सा मीडियम में? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा, है ना? हाँ। तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। तो ये दो बहुत ही कॉमन मेथड है प्रिपरेशन के। किसके प्रिपरेशन के? ग्लूकोज के प्रिपरेशन के। हाँ। ठीक है, हाँ सर। सही, एक बड़ा मिनट आगे। में वो बस। हाँ सर डन। ओके, अब ये तो था इसका प्रिपरेशन। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। अब भाई ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती कैसे और कैसे आइडेंटिफाई हुई कि ग्लूकोज की वही स्ट्रक्चर होगी? तो उसको एक्सप्लेन किया कुछ केमिकल रिएक्शंस ने। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज।
सो सपोज हम वो हाँ केन शुगर के ग्लूकोज प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमें ग्लूकोज भी मिलेगा, फ्रुक्टोज भी मिलेगा, हाँ, तो फ्रक्टोज भी मिलेगा, दोनों ही मिलेगा। हाँ आप चाहोगे सिर्फ तो ग्लूकोज ऑप्टेन हो तो ऐसा नहीं है, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों अच्छा, मिलेगा। ओके। ठीक है, तो अब ग्लूकोज की हाँ हाँ स्ट्रक्चर जो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और उसके बेसिस पे कुछ इसकी रिएक्शंस निकल के आई। तो देखो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर दी गई वो कुछ ऐसी दी गई, CHO, उसके बाद CHOH वाली जो यूनिट है वो 4 टाइम्स है, एंड सबसे ओके। लास्ट में है फिर CH2OH। ठीक है, ये इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब ये ऐसा ही क्यों निकल के आया, कैसे निकल के आया, तो उसको एक्सप्लेन करती है इसकी कुछ रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 1 विद HI। ठीक है, ओके। तो आपको पता है कि HI क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट हाँ है ना। तो इस ग्लूकोज को जब आप क्या करोगे, HI के साथ हीट करोगे तो क्या बनाएगा, हाँ भाई ये तो पड़ा हुआ है, HI रिड्यूसिंग एजेंट है, किस में रिड्यूस करेगा, तो C6H12O6 plus एन HI। हेक्सेन में। ओके। याद करो एल्कोहल में पढ़ाया था कि एल्कोहल जब HI के साथ रिएक्ट करता है तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, या कोई भी हाँ हाँ फंक्शनल ग्रुप हो, HI इतना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है कि उन सबको हेक्सेन में, नॉर्मल एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, हाँ हाँ। अब देखो HI के साथ जब रिड्यूस करके एन हेक्सेन बना तो उससे ये समझ में आया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है। इस रिएक्शन से क्या कंक्लूजन निकला कि ग्लूकोज कंटेन ग्लूकोज 6 कार्बन एटम। 6 का। ये क्लियर। हाँ सर। ठीक है, फिर सेकंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्या होता है हाइड्रोक्सिल एमाइन, और NH2OH। हाँ ठीक है, क्या रिएक्शन होगी भाई ग्लूकोज की है NH2OH से, बताओ। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्सिलामाइन एंड ग्लूकोज। से एक मिनट लिख के करता हूँ। हाँ भाई, बाकी तब तक दूसरे बताओ और कोई। सो वो O निकलता है ऊपर और वो NOH आता है क्या, ये वो रिएक्शन? आपको याद है कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ाया था नाइट्रोजन हाँ सर। कंटेनिंग कंपाउंड वाले रिएक्शन जिसमें वाटर निकल जाता था, हाँ हाँ डबल बॉन्ड एन जुड़ता था, है ना। हाँ। याद आ गया अभी। हाँ सर। तो ये बन हाइड्रो। रहा था, ये जो कंपाउंड बना ये क्या है, ऑक्साइम हो गया ना। दिस फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट, ऑक्साइम। हाँ तो जब आपने हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन कराई तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप निकल के आ रहा था वो ऑक्साइम निकल के आ रहा था, है ना। और इसी तरह से इसको जब साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया, ये नोट हो गया यहाँ तक। हाँ सर। सर एक मिनट ना, CH2। हाँ सर। हो गया पूरा, हटा दूं। हाँ हाँ, तो अब नेक्स्ट रिएक्शन है, दोनों का कंक्लूजन एक साथ ही लिखा दूंगा, विद साइनाइड। बताओ साइनाइड के साथ क्या देगा, हाइड्रोजन साइनाइड विद HCl। सर HCl। हाँ। तो वो नहीं, एक मिनट। ये भी अपन ने पढ़ा है एल्डिहाइड कीटोन में। हाँ
क्या बनाता है? तो H जाके मतलब OH और CN अटैच होता है ना, वो पहले उधर जिधर हाँ CHO है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, OH और CN अटैच होता है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है ना। हाँ। क्या बोलते हैं इसको? सो इसको बोलते क्या थे, वही भूल गया। सो इसका मैकेनिज्म भी क्या था? नहीं मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, वो तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, अब तो क्या बार बार मैकेनिज्म, वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, बस मुझे ये बताओ हाँ। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? अभी कुछ याद आया? साइनोहाइड्रीन बोलते हैं, याद आ रहा है? हाँ, एक ही साइनोहाइड। कार्बन पे जब हाँ OH और हाँ, CN जुड़ता है तो उसे साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। हाइड्रोजन तो जब बोलते हैं, हाँ। हाँ, जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड और ऑक्साइन सॉरी हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ कराई गई तो वो दोनों से रिएक्ट कर रहा था। इट मींस इन दोनों रिएक्शन से, रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3 से क्या कंक्लूजन निकला कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्डो ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि C डबल बॉन्डो ग्रुप ही आपका हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्या क्लियर? करेगा, हाँ। लेकिन क्या इनसे कहीं क्लियर हुआ कि वो ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन ही होगा? नहीं। नहीं, बस इससे ये क्लियर हुआ कि वहां पे एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नोट करके लिख लेना। हाँ स्पेशली रिएक्शन 2 एंड 3 से हमें पता पड़ता है कि उस ग्लूकोज में कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। हाँ। सो पहले वाले का कंक्लूजन था कि 6 कार्बन एटम का प्रेजेंट। हाँ दैट और कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। हाँ। हाँ सर, डन। हम्म। हम्म नेक्स्ट Br2 वाटर के साथ नेक्स्ट रिएक्शन जो कराई गई हम्म। वो किसके साथ कराई गई? Br2 वाटर के साथ। क्या रिएक्शन होगी भाई? Br2 वाटर क्या करता है? सर Br2 ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हाँ ब्रोमीन वाटर हो गया ना। हाँ। क्या करता है भाई हम्म, एलन? एक मिनट सोच रहा हूँ। सो ये ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? बिल्कुल है, क्या बनाएगा? हाँ। सर तो ये COOH। हाँ सो ये बनाएगा ना, वो CHO है तो इट इज एन एल्डिहाइड, इट विल मेक इनटू अ कार्बोक्सिलिक सो एसिड। बेसिकली ये इसके लिए यूज होता था ना, सैचुरेशन के लिए को सैचुरेशन के लिए तो आइडेंटिफाई होता करने ही है, के और लिए। साथ में साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो CHO को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। और COH। ठीक है हाँ। हाँ सर। है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, CHO को ऑक्सीडाइज कर दिया इसने किसमें? COOH में। बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी कंपाउंड एज इट इज हाँ। रहा। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, नाम लिख लेना इसका। ठीक है, तो इस रिएक्शन से क्या समझ में आया कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। हाँ, कि उसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो हमारा एल्डिहाइड है, वो हमें इस रिएक्शन से पता पड़ा। नोट करके लिख लेना। हाँ हाँ हाँ। विद ठीक दिस है। रिएक्शन वी, हाँ सर, से एक मिनट। हम्म, तो अभी तक हमें ये क्लियर हो गया HI की रिएक्शन के साथ कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं। उसके बाद हमें ये क्लियर हो गया हाँ। सेकंड और थर्ड हम्म। रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन एंड HCN के साथ, कि उसमें कार्बोनिल कंपाउंड होता है एक। अब ब्रोमीन वाटर से ये क्लियरिटी आ गई कि वो कार्बोनिल कंपाउंड कौन होगा? एल्डिहाइड होगा, हाँ है ना। और एल्डिहाइड है तो वो तो आपको पता ही है कि बिल्कुल आपके टर्मिनल पे प्रेजेंट होता हाँ है ना। तो यहाँ तक हमें क्लियरिटी आ गई, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता पड़ा कि उसमें 5 OH ग्रुप भी है। पता पड़ा क्या अभी तक किसी रिएक्शन से? इनमें से तो क्या? 5 OH ग्रुप भी है उसमें।
हाँ सर, नहीं नहीं अभी तक नहीं पता सर। अभी तक नहीं पता पड़ा ना? हम्म। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या किया गया, नेक्स्ट इसको रिएक्ट कराया गया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो कौन सा नंबर की रिएक्शन आएगी भाई नेक्स्ट? फिफ्थ कौन सी? 6। सर। हाँ, तो नेक्स्ट सर रिएक्शन फिफ्थ रिएक्शन फाइव फाइव। 5th है। ठीक है, एसिटिक हम्म। एनहाइड्राइड। तो अब जब आप ग्लूकोज को रिएक्ट कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो बताओ क्या बनेगा? स्ट्रक्चर आपके सामने। हाँ सर। ठीक है ना? एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, CH3 C डबल बॉन्ड सी। O O C डबल बॉन्ड O CH3। हम्म। ठीक, बनाओ इससे क्या बन रहा है। चलो देख लो, मैं बता देता हूँ अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये 5th नंबर की रिएक्शन है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये रहा हमारा ग्लूकोज। मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, ओपन अपना CHOH 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था ना, मैं से ऐसे ओपन करके लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आए कि रिएक्शन क्या रही होगी। ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें लिख सकता हूँ? ठीक है, क्या एसिटिक हाँ एनहाइड्राइड सर। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो हम्म। यहाँ पर एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एज ए न्यूक्लियोफाइल वो यहाँ अप्रोच करेगा, हाँ। और ये पूरा का पूरा क्या है, लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। हम्म। तो देखो हाँ। यहाँ पर CHO तो एज इट इज, इस वाले कार्बन को पहले देखते हैं। तो CHO C डबल बॉन्ड O CH3, क्या यही बनना है? हाँ। प्लस साथ में बाहर क्या निकला, CH3 COOH। हम्म। अब ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड के रिक्वायर्ड होंगे ग्लूकोज से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए? 5, पाँच। हाँ। क्योंकि 5 OH ग्रुप है। तो यहाँ पर जो एसिटिक एसिटिक एसिड बनेगा वो भी 5 मॉलिक्यूल बनेगा। हम्म। तो क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो हाँ भाई बताओ। हाँ सर चलिए। लिख सकते हैं ना? पाँच आ गए। तो हम्म। इस रिएक्शन से, ये तो रिएक्शन हुई SN2TH इसकी मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन से क्या पता पड़ा ग्लूकोज के बारे में? सर की 5 OH ग्रुप प्रेजेंट। लिख लो नोट करके कि इससे ये पता पड़ा कि हाँ। ग्लूकोज में क्या है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हम्म। यानी 5 एल्कोहलिक ग्रुप हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं नहीं। नहीं ना? सिंपल है। अब बात आती है कि 5 OH तो है, कितने प्राइमरी अल्कोहल है, कितने सेकेंडरी अल्कोहल है, कितने टर्शरी अल्कोहल है, क्या ये हमें पता पड़ रहा है इससे? हाँ भाई, नहीं इससे तो नहीं पता था। ये तो नहीं पता पड़ रहा। तो फिर इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या नाइट्रिक एसिड तो सबसे। एक, तो मैं वो ऊपर वाला रिएक्शन लिख दूं क्या एक? हम्म,
ये वाला ना? सब एक, हाँ एक, हाँ सर एक सेकंड। मैकेनिज्म हाँ सर समझ डन। में आ गई? हाँ सर समझ। हाँ, तो इस रिएक्शन से अब हमें पता पड़ चुका है कि यहाँ पर क्या है, पांचों, पांचों इस ग्रुप सेपरेट। 5 वेज ग्रुप है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद HNO3। ओके। HNO3 हमारा क्या होता है आपको पता है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ क्या रिएक्शन होगी करा के बताओ? हाँ सही है। ऑक्सीडाइजिंग एक एजेंट, सेकंड। कोई भी स्ट्रॉन्ग हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। जनरली यहाँ पर क्या लिया था? HNO3 लिया था। सही। तो CHO, सो वो पहले तो CHO मतलब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। ओके। और सो ये अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक में कर देता है। ओके, तो एक सेकंड ना, मुझे बस वो बीच वाला पार्ट देखना है। चलो मैं बता देता हूँ। तो जब आपने HNO3 के साथ आप लोगों ने ग्लूकोज को रिएक्ट कराया, हाँ वो। तो सबसे ऊपर वाला कार्बन हम्म। और सबसे नीचे वाला कार्बन दोनों COOH में कन्वर्ट हाँ हो गए। हाँ समझे। ओके। ठीक है, तो हाँ। ऊपर वाला कार्बन तो हमें पता था कि वहाँ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। तो नीचे वाले कार्बन से भी वो किस में जा रहा था? COOH में जा रहा था। इट मींस उसमें जो नीचे वाला हाँ कार्बन है वो कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ तो ये जो 4 अल्कोहल है वो कौन से रहे होंगे? 2 डिग्री अल्कोहल रहे होंगे। हाँ ठीक है, तो इससे हमें ये पता पड़ा कि उन 5 अल्कोहल में से एक अल्कोहल प्राइमरी है, बाकी 4 सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी के साथ साथ जो आपका ग्लूकोनिक एसिड है, ये आपका ग्लूकोनिक एसिड होता है। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड को भी ये HNO3 क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है सेम कंपाउंड में। और इस कंपाउंड का नाम यहाँ लिख लो, इसे हम सैकेरिक एसिड बोलते हैं। पूछा जाता है भाई ये। हाँ। ठीक है, SACCHARIC, सैकेरिक एसिड। हाँ यानी HNO3 ग्लूकोज को भी सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ग्लूकोनिक एसिड को भी सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हाँ। तो एक सेकंड के लिए। हाँ सर डन। ठीक है, तो ग्लूकोज की इन रिएक्शन के बेसिस पे अब क्या हुआ? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट की गई, है ना? अब हमें ओके। ग्लूकोज में भाई ये तो समझ में आ गया, 6 कार्बन एटम एक साथ एक लाइन में है HI की रिएक्शन के बेसिस पे। फिर हमें सेकंड और थर्ड रिएक्शन से ये समझ में आया HCN और NH2H के साथ कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप है। फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद Br2 वाटर से समझा कि वो कार्बोनिल ग्रुप COOH है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यही थी नेक्स्ट रिएक्शन। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन से हमें ये समझा कि उसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। फिर जब उसको आपने HNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो उससे ये समझा कि 4 OH ग्रुप आपके सेकेंडरी अल्कोहल है और 1 OH ग्रुप आपका प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसके प्राइमरी बेसिस या। पे, हाँ, इसके बेसिस पे क्या हुआ? अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी गई। ओके। तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर निकल के आई, अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसी निकल के आई। अच्छा, लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, आपको समझ में आता है लाइन डायग्राम फिशर प्रोजेक्शन के बेसिस पे, है ना? CHO, राइट हैंड साइड पे OH, देन H, देन OH, देन अगेन OH और CH2H। तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा H, H, OH एंड H। यहाँ तक कोई डाउट?
नहीं ये तो ये ग्लूकोज फिशर में हाँ ये फिशर प्रोजेक्शन में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी गई। अच्छा ये कैपिटल डी आइसोमर है या कैपिटल एल आइसोमर है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो एक मिनट। हाँ भाई कैपिटल डी फॉर्म है या कैपिटल एल फॉर्म है? आप लोगों को याद है आइसोमेरिज में पढ़ा था कि जब भी एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं तो हम क्या करते हैं? और तो आर और एस सी करते हैं लोग। लास्ट कायरल कार्बन पे OH की पोजीशन देखते हैं। लास्ट कायरल हाँ कार्बन पे OH अगर हमारा राइट हैंड साइड में होता है तो कैपिटल डी या हाँ प्लस फॉर्म होती है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो एल फॉर्म होती है। तो कर यहाँ से जब OH की पोजीशन देखी तो वो राइट हैंड साइड में आ रहा था, इसलिए इसका करेक्ट नेम जो दिया गया वो कैपिटल डी, या हम उसे प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस ग्लूकोज दिया गया हाँ है ना। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लास्ट कायरल कार्बन है उस पे OH का है, राइट हैंड साइड में है। राइट है। और हाँ और प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उसकी कौन सी फॉर्म है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है। समझते हो डेक्स्ट्रो ओके रोटेटरी हाँ हाँ क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताओ, पढ़ाया था ऑप्टिकल में। सर एक सेकंड। तो डेक्स्ट्रो रोटेट सर एक मिनट। विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज हाँ 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 याद आ गया? ओके कैपिटल डी हाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, प्लस बता रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैपिटल डी तो उसका हाँ मतलब फॉर्म है, राइट। configuration, स्मॉल डी होता तो हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते, है ना। तो वो हम्म, प्लस से प्रेजेंट कर दिया हमने, वो एक ही बात है। हाँ यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर अच्छा कैपिटल डी और एल का ऑप्टिकली एक्टिविटी से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कैपिटल डी के बेसिस पे हम ये नहीं बोल पाएंगे कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये क्लियर रखना है यहाँ पे, हाँ ठीक है। ऐसे हाँ ही फिर इसी के बेसिस पे आप किसकी स्ट्रक्चर दी गई? ग्लूकोनिक एसिड। तो आपको पता है कि ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ क्या होता है, ये CHO की जगह क्या आ जाता है? COH। हाँ CW ये रहा। ये आपका ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, ये भी नोट कर लो। और देखो धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर्स पे जा रहे हैं ना, क्लियरिटी आ रही है। हाँ भाई ये अब ग्लूकोनिक एसिड। हाँ ये ग्लूकोनिक एसिड। तो क्या इसी के बेसिस पर आप सैकेरिक एसिड की स्ट्रक्चर बना सकते हो? हाँ सर वो तो ऊपर COH नीचे और भी नीचे CO। COH हो जाएगा, ड्रॉ कर लेना उसे भी। हाँ तो ये हमारा सैकेरिक एसिड हो गया। तो एक मिनट ये लिख दो। सैकेरिक एसिड, ठीक है। हाँ हाँ सर अब ये तो थी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है। लेकिन बाद में पता पड़ा कि ग्लूकोज इसके अलावा भी और एक और स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और वो है साइक्लिक फॉर्म, ठीक सर है। वो है क्या साइड साइक्लिक फॉर्म यानी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। अब वो कैसे पता ओके पड़ा? ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। Some important points about structure of glucose. ओके हाँ समझे अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो? हाँ तो देखो क्या था, ग्लूकोज की जो ये नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर थी जो जस्ट अभी मैंने ड्रॉ की थी, ये हम्म ग्लूकोज की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी तो एक्सप्लेन कर पा रही थी, लेकिन कुछ हम्म प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। चाहो तो लिख लेना।
The non-cyclic structure was able to explain most of glucose properties, but unable to explain the following facts. But unable to explain the following fact. तो क्या क्या थे वो फॉलोइंग फैक्ट? तो सबसे फर्स्ट फैक्ट ये था, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है भाई? एल्डिहाइड होता है। हाँ, तो एल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या ये शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए? तो क्या? अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो क्या ये शिफ्ट टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, शिफ्ट टेस्ट, हाँ, देना चाहिए। बट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होने के बाद भी ये शिफ्ट टेस्ट शो नहीं कर रहा था। पॉइंट नंबर 1 लिख लो। So despite having aldehyde एल्डिहाइड, हाँ, as the main functional group, it does not show it does not give Ship's test. हाँ, ठीक है। और क्या नहीं दे रहा था आपको याद है? सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3 के साथ भी हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस देखी थी। क्या करता था ये NaHSO3? ये सेपरेट करने के लिए यूज होता था किस किस को? अगर एक मिक्सचर में आपका एल्डिहाइड और कीटोन है तो एल्डिहाइड इसके साथ एडेक्ट फॉर्म करके व्हाइट क्रिस्टल बना लेता था। कीटोन इसके साथ व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं करता था। ठीक है। तो अब अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो NaHSO3 के साथ रिएक्ट करना चाहिए। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है ना? तो अब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो NaHSO3 के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाना चाहिए? व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म करना चाहिए। लेकिन ये NaHSO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था एल्डिहाइड होने के बावजूद। ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी है। समझा सर। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्लूकोज तो डायरेक्ट, अब देखो ग्लूकोज तो डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा था किससे? हाइड्रोक्सिल से कर रहा था। बट उसकी जो पेंटा एसीटेट फॉर्म थी, क्या मीनिंग है पेंटा एसीटेट फॉर्म से? आपको याद है अपन ने ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराया था। तो उसके बाद क्या बना था? CHO C डबल बॉन्ड O CH3 all 4 and then CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, यही बना था। सॉरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड पेंटा एसीटेट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लिख लेना, पेंटा एसीटेट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो पेंटा एसीटेट फॉर्म है ये फर्दर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। नहीं कर। हाँ, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड तो कर रहा था, है ना? और अब पेंटा एसीटेट फॉर्म है तो उसमें भी एल्डिहाइड तो अभी भी है, तो अभी भी रिएक्ट करना चाहिए। बट जो ये पेंटा एसीटेट फॉर्म है उसके साथ NH2OH रिएक्ट नहीं कर रहा था। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि उसमें जो CHO ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में नहीं है। नोट करके लिखना, इट इंडिकेट दैट द CHO ग्रुप इज नॉट फ्री। हाँ भाई, अभी तक लॉजिकल है पूरा?
हाँ हाँ। समझो। ठीक है, इट इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। तो इसके बेसिस पे फिर आगे जब और स्टडी की गई तो पता पड़ा कि जो ग्लूकोज है वो आपका क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में भी पाया जाता है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन 2 डिफरेंट crystalline forms हाँ which are named alpha and beta form। ठीक है, अल्फा हाँ फॉर्म के नीचे लिख लेना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 419 केल्विन है, और बीटा फॉर्म जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 423 केल्विन है। कितना सा डिफरेंस है देखो, तो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग कितना सा डिफरेंस, ओनली 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। 4 तो करेक्ट ना 4 डिग्री सेल्सियस और और केल्विन एक सेम ही है। केल्विन एक ही बात है क्योंकि डिफरेंस है ना। हाँ वही हाँ हम्म ठीक है, तो अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ना वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो उसके बेसिस पे बोला गया कि जो ग्लूकोज है उसमें क्या है, वो साइक्लिक फॉर्म में भी पाया जाता है, और ओके उसकी 2 साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एक फॉर्म होती है अल्फा फॉर्म, दूसरी फॉर्म होती है बीटा बीटा फॉर्म। तो लिखो नेक्स्ट लाइन से, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म glucose exists in 2 cyclic form which are in equilibrium with open chain structure, which are in equilibrium with open chain structure। सर आप वापस बोल सकते हो? हाँ, glucose exists in 2 cyclic form हाँ which are in equilibrium with open chain structure, which are in equilibrium equilibrium with open chain structure। ओके ठीक है, तो क्या है वो स्ट्रक्चर्स, वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग बना लो। ये इसकी साइक्लिक फॉर्म है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना। तो ये अल्फा बीटा वो मैं सिखाऊंगा कैसे आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फॉर्म अल्फा फॉर्म बोलेंगे और कौन सी फॉर्म बीटा फॉर्म बोलेंगे, ये मैं भी आपको देखना सिखाऊंगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप आगे कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपको अल्फा बीटा फॉर्म निकालना नहीं आया या समझ में नहीं आया तो फिर वो आपको रटना पड़ जाएगा। ओके ठीक, तो एक बार पहले ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी फॉर्म अल्फा है, कैसे आइडेंटिफाई किया, और कौन सी बीटा है। ग्लूकोज की नॉन साइक्लिक फॉर्म तो याद है ना, स्ट्रक्चर तो क्लियर हाँ है ना, बस वो क्लियर रखना। अब देखो, अगर आप फर्स्ट और लास्ट वाली स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो आपको शायद डिफरेंस समझ में आएगा। फर्स्ट और थर्ड अपन क्या है, साइक्लिक फॉर्म पढ़ रहे हैं, और बीच वाली तो नॉन साइक्लिक फॉर्म है ही। तो
क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखा दोनों में, फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर में? फर्स्ट और सेकंड। भाई सेकंड वाली तो नॉन साइक्लिक फॉर्म है, हाँ वही, ये फर्स्ट, फर्स्ट और थर्ड में ये तो सेकंड, उधर बस ये थर्ड। हाँ तो बोलो क्या OH लिखा? और H चेंज करते हैं। कौन से कार्बन? OH और H द फर्स्ट कार्बन। यहीं से आपको अल्फा बीटा फॉर्म समझ में आएगी, ठीक है? तो बट अगर OH ओके ग्रुप, अगर हम इस तरह से डायग्राम बना रहे हैं जैसे मैंने बनाया ना, इस तरह से डायग्राम बना रहे हैं, और उसमें OH ग्रुप आपका कौन सी साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड, हाँ देन इट इज बीटा फॉर्म। और अगर राइट हैंड साइड तो अल्फा। तो अल्फा। नोट कर लेना इसे। एक मिनट। अब लेकिन मैक्सिमम केस में हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में करेंगे, वो बताता हूँ आपको, बट ये समझा है? हाँ अब यहाँ पे एक टर्म यूज होती है, ये ड्रॉ हो गया, तो एक मिनट। करो ड्रॉ करो। मैं जब हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनोमर्स। क्या होता है एनोमर्स? हाँ तो भाई, क्या एनोमेरिक फॉर्म या एनोमर्स, जैसे आइसोमर्स होते हैं। एनोमर्स। हाँ, एपीमर, याद है आपको? एपीमर भी पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था तो तो नहीं दोबारा आ पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल में, हाँ याद नहीं है तो एनोमर्स क्या होते हैं? तो देखो लिखो, टू कंपाउंड, या यूं लिख लो, टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज differ हाँ only in the configuration of OH group हाँ at C1 carbon, which is called anomeric carbon, which is called anomeric anomeric carbon. हाँ, and such carbon are called and such isomers are called anomers. so and such क्या Isomers are called anomers. ओके ओके यानी कौन से कार्बन पे डिफर करते हैं? फर्स्ट कार्बन C1 कार्बन, ठीक है? हाँ अब देखो ग्लूकोज की जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आओगे, अब जैसा अपन ने पहले ड्रॉ किया था ना, वैसा ड्रॉ नहीं करना है, अपन को ऐसे ड्रॉ करना है ग्लूकोज का, और ये फॉर्म ही हमें याद रखनी है सिस्टमेटिक, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम इस फॉर्म तक आए। हाँ 6 मेंबर रिंग थी, देखो वो नंबरिंग हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है 1। तो देखो 1 पे आप क्या करो, OH को नीचे लो, 2 का भी OH नीचे, और फिर अल्टरनेट ऊपर नीचे, यानी 3 पे OH ऊपर, 4 पे OH नीचे, और 6 पे नेक्स्ट आ जाए आपका, आ जाएगा 5 पे, ऊपर आ जाएगा CH2OH, ठीक है? बाकी जगह पर H लगा दो। तो ये जो फॉर्म है, ये आपकी कहलाती है अल्फा फॉर्म। ओके तो अल्फा फॉर्म में क्या होता है, 1 का फर्स्ट और सेकंड कार्बन है, उस पे दोनों OH कहाँ होते हैं?
तो एक मिनट, तो फर्स्ट और सेकंड सेम, उसके बाद ऑल्टरनेट ना? हाँ, दोनों एच डाउनवर्ड एंड सेम साइड। हेलो, हाँ हाँ सर। सर। है ना। और बीटा फॉर्म में क्या होगा, ये ड्रॉ कर लो आप, जब तक मैं बीटा फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। और बीटा फॉर्म में ये अल्टरनेट चलेंगे, फर्स्ट वाला ऊपर, बाकी फिर अल्टरनेट। तो देखो दोनों फॉर्म आपको क्लियरली दिख रही है आपके सामने। हाँ हाँ सर। तो दोनों फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पोजीशन में डिफरेंस आया, सिर्फ पहले कार्बन आटम। पहले कार्बन के। तो आपको ये दोनों फॉर्म बहुत क्रिस्टल क्लियर रखनी है, इसी के बेसिस पे आप क्या कर पाओगे, जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए अल्फा और बीटा फॉर्म में, जो कि आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना कंफ्यूजन आता जाता है, जब हाँ हम फ्रक्टोज भी पढ़ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। हाँ कंफ्यूजन मत रखना, अल्फा दोनों OH कहाँ पर, नीचे की तरफ सेम साइड, और फिर अल्टरनेट। बीटा फर्स्ट OH ऊपर, बाकी फिर अल्टरनेट। हाँ सर, क्लियर। ठीक। हाँ हाँ अब ग्लूकोज की जो ये स्ट्रक्चर्स है ना, इसको हम पायरानोज भी बोलते हैं। यानी अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं तो ये कहलाएगा बीटा डी प्लस। प्लस क्यों लिखा है भाई? हाँ भाई, प्लस क्यों लिखा है यहाँ पे? तो क्योंकि इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, डेक्स्ट्रो हाँ। रोटेटरी है। एक्स्ट्रा रोटेटिंग। तो इसका जो पूरा नाम आएगा ना, ये है इसका हाँ, पूरा नाम, बीटा डी प्लस तो बीटा ग्लूकोपाइरानोज। फिर डी है ना, डी प्लस। सॉरी। ओके, तो वो बीटा के बाद डी है ना, डी हाँ, प्लस डी बेसिकली। डी बिल्कुल डी है। ग्लूकोपाइरानोज, ओके। हाँ, अब इसको पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, नोट करके लिख लेना। ग्लूकोज के जो दोनों फॉर्म है ना, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, इसको हम पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सिमिलरिटी होती है किसके का, किससे, पायरेन से। ये होती है पायरेन की स्ट्रक्चर। ओके। देखो सिमिलर है ना, उसी टाइप की है, एक ऑक्सीजन। हाँ लिख लिया। हाँ। ये किसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई? साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब आते हैं हम फ्रक्टोज पे। हो गया नोट? तो बढ़े आगे। हाँ हाँ सर, पायरीन में ऊपर ऑक्सीजन है। हाँ, पायरोन में ऊपर ऑक्सीजन है। हाँ हाँ सर, डन। डन ना, ठीक है। नेक्स्ट हाँ हेडिंग डालो, फ्रक्टोज। हम्म, अब इन सब की केमिकल जितनी भी बची हुई रिएक्शंस है ना, उस सब मैं बाद में कराऊंगा। अब हम सीधा स्ट्रक्चर्स पे जा रहे हैं। ओके। तो फ्रक्टोज क्या होता है, फॉर्मूला बोलो। तो C6H12O6, फ्रक्टोज ये होता है। ये कीटो हाँ हेक्सोज। सर। क्या मतलब है कीटो हेक्सोज का? So it's ketone and it has 6 सिक्स carbon. कार्बन। ठीक है। कैसे ऑब्टेन होता है? सर केन शुगर से ही कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट तो कैन शुगर के हाइड्रोलिसिस से। हाँ लिख लेना। और कैसे कर सकते हैं? और अच्छा, और ये दो क्या है, ये एक preparation नेचुरल था। मोनोसेक्राइड से, ये जरूर लिखना। किसमें पाया जाता है? नेचुरल। नेचुरल मोनोसेक्राइड्स ओके। किसमें पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है, हाँ
वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ओके। इसकी जो प्योर फॉर्म होती है ना, हाँ वो हम यूज करते हैं एज ए स्वीटनर। ओके। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की। यहाँ तक तो नोट हो गया। हाँ तो ये हमारी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर होती है। फंक्शनल ग्रुप इसमें कीटोन है, तो सेकंड कार्बन पे आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब देखो, जो आपका ग्लूकोज है ना, वो कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। हाँ। तो ये आपका लेवियो रोटेटरी होता है, लिख लेना स्पेशल। ये तो क्या यूज रोटेटरी करेंगे? माइनस साइन। माइनस। अच्छा, डी आइसोमर है, एल आइसोमर है? सर क्या? डी कैपिटल डी आइसोमर है या एल आइसोमर है? तो लास्ट कार्बन मतलब लास्ट कायरल पे OH राइट को है, तो आई थिंक डी है ना। हाँ, डी आइसोमर हो गया। तो हाँ डी माइनस, माइनस क्या होता है? लेवियो रोटेटरी है एंटी क्लॉकवाइज। ना? हाँ, तो ये फ्रक्टोज हो गया। हाँ जिस तरह से ग्लूकोज की 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वैसे ही फ्रक्टोज की भी 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, हाँ तो क्या है वो बना लेते हैं। तो ये हमारी 2 स्ट्रक्चर्स हैं, देखो। अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो ये इसका बीटा है कि साइक्लिक फॉर्म? ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ओके। साइक्लिक फॉर्म ही तो 2 उसमें पाई जाती है, अल्फा फॉर्म और बीटा हाँ फॉर्म। अब ये अल्फा है या बीटा है, ये हमें चेक करना है। ठीक है ना? जैसे ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था, हाँ भाई, ये नोट हो गई। हाँ सर एक मिनट वो साइक्लिक वाला कर। देखो क्या समझ में आया दोनों को देख के? सो लास्ट पे OH मतलब ये एक मिनट। तो फर्स्ट कार्बन नहीं, so इसमें डिफरेंस क्या है? देखो दोनों में। अच्छा CH2OH और OH फर्स्ट कार्बन पे अलग है। हाँ, तो याद रखने का तरीका क्या है कि इसकी जो अल्फा फॉर्म है उसमें OH क्या है? अल्टरनेट है, देखो कंटिन्यूअसली। सर एक मिनट, वो आवाज आ रही है बाहर से, कुछ सुनाई नहीं दे। एक मिनट। आपके इधर या मेरे इधर से? तो नहीं, हमारे इधर से। अच्छा, हाँ सर। देखो हाँ 6 सर, अभी कार्बन की मेन चेन हो गई। हाँ तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एनोमर्स कहलाएंगे। हाँ सर। हाँ। पहला अल्फा फॉर्म है ना और दूसरा बीटा। दूसरा बीटा फॉर्म है।
है ना। ये तो दो इनकी स्ट्रक्चर हो गई, लेकिन स्ट्रक्चर किस फॉर्म में याद रखनी है, साइक्लिक फॉर्म में। तो कितना मेंबर रिंग बनेगी यहाँ? सो 6 मेंबर ही बनेगा ना। काउंट करो अच्छे से। 1 2 3 4 सो 5 मेंबर रिंग बन रही है ना। हाँ करें 5 ड्रॉ। हो गया नोट, हाँ हटा दूं? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये इसकी 5 मेंबर रिंग। तो पहले 5 मेंबर हम साइक्लिक रिंग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। देखो ये ड्रॉ हुआ। नंबरिंग आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है। दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कार्बन। नंबरिंग क्लियर है? हाँ सर। तो अभी क्या समझ में आ रहा है, ये हमारी कौन सी फॉर्म हुई है? ये हमारी है अल्फा फॉर्म। तो जो फ्रक्टोज की अल्फा फॉर्म है उसमें देखो OH नीचे, अच्छा OH से जाओ, CH2H से मत जाओ, कंफ्यूजन हो गया। तो ऐसे समझो कि दोनों CH2OH कहाँ पर है? सेम साइड और ऊपर की तरफ है। और जो OH है वो यहाँ पे नीचे है, फिर अल्टरनेट ऊपर फिर नीचे। तो इसकी जो बीटा फॉर्म है, तो उस बीटा फॉर्म में फर्स्ट कार्बन पे जो आपका CH2H है वो नीचे आएगा, मतलब फर्स्ट कार्बन वाला CH2H, और बाकी में कोई चेंज नहीं है। ओके ओके क्लियर? हाँ हाँ ड्रॉ कर लो बिन। ये हमारी इसकी बीटा फॉर्म होगी और ये हमारी इसकी अल्फा फॉर्म है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो अब स्टार्ट करें एक एक डाइसैकेराइड्स और उनकी प्रॉपर्टी और उनकी स्ट्रक्चर। हाँ सर। अच्छा, एक वर्ड और ऐड कर लेना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोस